ओके। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट के एक नए सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम एक्सक्लूसिवली कवर करने वाले हैं कि ऑप्शंस क्या है। ओके। और जिन लोगों को ऑप्शंस क्या है ये पता नहीं है स्टॉक मार्केट में, या फिर स्टॉक मार्केट भी क्या है ये भी पता नहीं है, तो उनके लिए एक्सक्लूसिवली मैंने ये फर्स्ट लेक्चर रखा है। इसमें हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे फंक्शन करता है, स्टॉक मार्केट में इक्विटी क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसके दो जो मेन पार्ट्स है जैसे कि फ्यूचर्स है एंड ऑप्शंस है। तो फ्यूचर्स क्या होता है, ओके, ये हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर अप करेंगे। और सेकेंड लेक्चर के साथ हम ऑप्शंस के साथ आगे जाएंगे। ओके। तो कुछ भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट नहीं सीखने से पहले वाई व्हाट एंड हाउ ये जानना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ओके। वाई कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों है, व्हाट ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, एंड हाउ ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे काम करती है। ये तीन चीज़ों के, ये तीन क्वेश्चंस के जवाब मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि वाई। ओके। एज इन जैसे कि ऑलवेज बोलते हैं ना, स्टार्ट विथ वाई। ओके। अगर आपका वाई क्लियर होगा तो आपको वो चीज़ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राइट। ये वाई क्लियर होना चाहिए आपका। स्टॉक मार्केट ही नहीं, कोई भी दुनिया में आप कोई भी चीज़ ले लो। अगर आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। ऑलराइट, एनीवेज, तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस कि व्हाई स्टॉक मार्केट। ओके। सबसे पहली चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेडिंग क्यों करना है। ओके। तो अगर हम आगे जाके देखेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी क्रेडिट नहीं लगता है, सब ट्रांजैक्शंस कैश में रहते हैं। ओके। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो बिजनेस। ये बिजनेस में क्या होता है, वेरियस कंपनीज रहती है स्टॉक मार्केट में, और एक कंपनीज के शेयर्स रिलीज होते हैं, पब्लिकली ट्रेड होते हैं। ओके। वो भी देखेंगे, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसी लेक्चर में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, आपको प्रिलिमिनरी आइडिया तो रहेगी ही कि स्टॉक मार्केट में एक बंदा दूसरे बंदे को एक कंपनी के शेयर्स बेच सकता है, दूसरे बंदे से एक वो शेयर्स खरीदी कर सकता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके। तो उसमें आगे फंडामेंटल्स क्या होता है, टेक्निकल्स क्या होता है, हम देखेंगे। इसमें सारा का सारा जो लेन देन का व्यवहार रहता है वो सारा कैश ट्रांजैक्शंस रहता है, कोई भी क्रेडिट नहीं रहता इसमें। आप अगर दूसरा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो उसमें क्रेडिट रहता है, आपको क्रेडिट लेना पड़ता है, दूसरे को क्रेडिट आपको देना पड़ता है, उसका मेंटेन जो लेजर जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही एनर्जी लेती है। ओके। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ लाइक सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन रहते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। अनदर वन थिंग इज 100% ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये 100% ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर आप आपके घर में बैठे हो, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको जो भाव दिखेगा, जो प्राइस दिखेगा किसी भी शेयर का, वही प्राइस सिंगापुर में बैठे हुए HNI को दिखेगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को दिखेगा, वही यूएसए में बैठे हुए हेज फंड वालों को दिखेगा। ओके। तो 100% ट्रांसपेरेंसी है, एवरीवन गेट्स द सेम रेट। ऐसा नहीं है कि ये गरीब है तो इसको चूना लगा दो, वो अमीर है तो उसके पास से उसको बल्क में माल डाल के उसको डिस्काउंट दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट। तो 100% ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है स्टॉक मार्केट की। आगे चल के देखेंगे हम, तो आगे नेक्स्ट वन इज वी कैन एग्जिट इजीली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस। दिस इज नथिंग बट अ बिजनेस। ओके। और इस बिजनेस से हम एग्जिट जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। अगर आपका दूसरा कोई बिजनेस होगा तो उस बिजनेस में क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है आपका। राइट। इन्वेस्टमेंट तो हर बिजनेस में लगता है, स्टॉक मार्केट में भी लगता है। लेकिन इन बिजनेस करने के लिए जो गुड्स और सर्विस है, इन्वेंटरी लगती है आपकी। आप अगर आपका बिजनेस बड़ा करना हो आपको, तो आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं। एम्प्लॉयज़ की सैलरी है ऑब्वियसली,
वहाँ का बिजली का बिल है, वहाँ का पानी का बिल है, वहाँ जो प्लेस आपने रेंट लिया है वो रेंट का प्लेस है। अगर रेंट नहीं तो वो प्लेस खरीदी करना पड़ता है आपको, राइट। आपको क्रेडिट लेना पड़ता है, आगे अगर B2B है तो क्रेडिट देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयज़ का सैलरी के साथ PF रहता है, ESIC रहता है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। ऑल द थिंग्स यू हैव टू मैनेज, राइट। तो सेल्स मैनेज करना पड़ता है, मार्केटिंग मैनेज करना पड़ता है, कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ों में से ना एग्जिट करना बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाता है दूसरे किसी बिजनेस से। लेकिन स्टॉक मार्केट का ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में देखिए कैसा है कि आपको अगर एग्जिट करना है तो दूसरे दिन 9:15 को मार्केट खुलेगा सुबह, राइट। आप आइए 9:15 को, आपके पास जितने भी शेयर्स है वो बेच दीजिए और 9:16 को आप फ्री हो जाइए, यू आर रेडी टू गो। इतना आसान है इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट से एग्जिट लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है स्टॉक मार्केट की कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे बॉदर नहीं करेगी गाइस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सपांशन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नील। नाउ व्हाट इज दिस? अगर दूसरे बिजनेसेस को देखेंगे आप, एक्सपांशन करना हो आपके बिजनेस का, पानी पूरी का ठेला हो आपका, या फिर कोई भी लेट से आपका कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, वहाँ तक अगर आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है तो आपको एक्सपांशन कॉस्ट लगेगा। ये सारी पहले चीज़ें मैंने जो बताई, सारी चीज़ें एक्सपांड करने के लिए एक कॉस्ट लगता है। स्टॉक मार्केट में ये कॉस्ट नील है। आपका वही सेम लैपटॉप लेके आपका वही सेम इलेक्ट्रिसिटी लेके, वही नेटवर्क कनेक्शन, वाईफाई का जो कनेक्शन है वो लेके आपका बिजनेस 5,000 का जो है वो 50,000 का कर सकते हैं, 50 लाख का कर सकते हैं, 5 करोड़ का भी कर सकते हैं। तो इसमें एक्सपांशन कॉस्ट जो है वो नील है, कोई एक्सपांशन कॉस्ट नहीं लगती। ये सबसे बड़ी इसकी एक खूबी है। और इसके साथ ही पैसिव इनकम आप अर्न कर सकते हो। आपके बिजनेस में अगर आपको इनकम अर्न करनी है तो आपको यू हैव टू शो योर फेस ओवर देयर, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने कोई स्टॉक्स खरीदी करके ले लिए और आप भूल गए, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के आप भूल गए इन्वेस्टमेंट करने के बाद या ट्रेडिंग के साथ, तो यहाँ पे आपका इनकम जो है वो पैसिव हो जाता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। आप कहीं से भी वर्क कर सकते हैं, ओके, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से वर्क कर सकते हैं। इसके साथ कोई लेबर लॉज नहीं है, कोई ESI नहीं है, कोई PF आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस नहीं करेगा यहाँ पे। आपका जो साल के एंड में जो कुछ भी आपका प्रॉफिट बन रहा है उसका टैक्स जो है वो आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाके वो टैक्स भर दीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो, नो वरीज विद दैट। इसके साथ ही नो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी रहती है, इतने बड़े हेज फंड्स रहते हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स लगे रहते हैं, लैक्स एंड करोड़ रुपीस के पेंडिंग ऑर्डर्स उनके रहते हैं, HNIs के पेंडिंग ऑर्डर्स लगे रहते हैं, रिटेल ट्रेडर्स है। तो होता क्या है यहाँ पे कि आपको आपके कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ते। अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कोई स्टॉक आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड्स आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि बायर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मार्केटिंग नहीं करना पड़ता किसी भी तरीके के प्रोडक्ट का या सर्विस का, और कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहाँ पे नहीं है। इसके साथ ही आपका इनकम जो है वो कोई भी जज नहीं कर सकता। अगर आपके बिजनेस में कोई भी बिजनेस, लेट से आपका किराना माल का शॉप है, तो माल आता है, माल जाता है, कस्टमर का फुटफॉल बढ़ता है, आपका बिजनेस एक्सपांड करते हो, तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ इसका अगर इतना बिजनेस हो रहा है तो इसका मार्जिन इतना रहेगा और इसका इनकम इतना रहेगा। तो यहाँ वहाँ पे जज हो जाता है इनकम। यहाँ पे कोई भी आपका इनकम जज नहीं कर सकता। इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगला पॉइंट, गवर्नमेंट जॉब हॉलीडेज जो है वो सारे के सारे हॉलीडेज यहाँ पे अप्लाई होते हैं। उस दिन स्टॉक मार्केट बंद रहता है। एंड हाफ डे वर्किंग, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आपका वर्किंग रहता है। उसके बाद आपका लैपटॉप बंद कर दो, आपका दुकान बंद, आप आपके फैमिली के साथ आपका टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैंने ये लास्ट को रखा है, इट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये क्या है कि जब आपका बिजनेस जो है, इकोनॉमी बूमिंग रहती है, इकोनॉमी ऊपर जा रहती है, तब आपको बहुत प्रॉफिट होता है आपके बिजनेस में, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन इकोनॉमी बिगड़िश है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, राइट, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, तो इस तरीके में आपका बिजनेस हैम्पर होता है। यू ऑल्सो नो रिसेशन आया है, जॉब चला जाता है, जॉब चला जाता है तो लोगों के पास पैसा नहीं रहता खर्च करने के लिए, पैसा नहीं है तो बिजनेसेस को इनकम नहीं आता, उनका मार्जिन हैम्पर हो जाता है, आगे तो पैसा देना है लोगों को, तो यहाँ पे आपका बिजनेस जो है हैम्पर हो जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई भी स्टॉक मार्केट में, आप कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में आप इन्वेस्टेड हो, अगर वो बुलिश है तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज है, आप पैसे कमा सकते हैं। अगर वो बीरिश है, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट सेलिंग करके आप यहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग ये क्या है मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। शॉर्ट सेलिंग करके आप यहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। और अगर मार्केट साइडवेज है, ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, एक रेंज में फंसा हुआ है, राइट, तो साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग करके, उसमें भी कुछ स्ट्रैटेजीज है, आयन कॉन्डोर है, बटरफ्लाई है, ऐसे स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप स्टॉक मार्केट में से इनकम कमा सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, मार्केट साइडवेज रहे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू विल बी एबल टू अर्न मनी। ओके, ये सबसे बड़ी खूबी है स्टॉक मार्केट की, इसलिए मुझे स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है एंड आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड इनटू स्टॉक मार्केट। अब प्लेयर्स कौन से होते हैं स्टॉक मार्केट में और हाउ इट वर्क्स, देखिए आपको सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में हर एक कंपनी के शेयर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है जिनका टर्नओवर जो है करोड्स में है, वो कंपनी पार्टिसिपेट करती है स्टॉक मार्केट में। तो देखिए कंपनी पार्टिसिपेट क्यों करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली चीज़ देखिए। ओके, कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहता है, क्योंकि कंपनी को लेट से एक्सपांशन करना है। ओके, एक्सपांड करना है खुद का ऑपरेशंस, राइट, तो एक्सपांशन के लिए या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कंपनी को लगता है पैसा। ओके, और ये पैसा कहाँ से लाएगी कंपनी, एक दो दो वेज है देखिए। पहला वे है कि लोन ले सकती है कंपनी, राइट, और दूसरा वे क्या है, सेकेंड वे है कि स्टॉक मार्केट में पब्लिकली लिस्टेड होके पब्लिक से इन्वेस्टमेंट मांग सकती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोन क्यों नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज को इंटरेस्ट पे करना रहता है, राइट, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट, तो कंपनीज लोन लेना प्रेफर नहीं करती। तो कंपनीज क्या करती है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन जाती है और कंपनी खुद के शेयर्स जो है वो रिलीज करती है। अब वो रिलीज कैसे करेगी, वो क्या करेगी, कंपनी सेबी के पास आएगी। अब सेबी क्या है, सेबी है एक वॉचडॉग इंडिया का। ओके, इंडिया के स्टॉक मार्केट का वॉचडॉग है, रेगुलेटर है, रेगुलेटर भी बोल सकते हैं हम इसे। ओके, कि ये सारे रेगुलेशंस के काम जो है वो सेबी करती है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, एक्सचेंज का मतलब होता है एक बंदा दूसरे बंदे को सेल कर रहा है, दूसरा बंदा पहले बंदे से बाय कर रहा है, तो ये एक्सचेंज ऑफ शेयर्स हो रहा है। बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, तो ये क्या है, रेगुलेटर का काम करती है। कंपनी, कोई भी कंपनी सेबी के पास आती है, सेबी को बोलती है कि हमें पब्लिकली लिस्टेड होना है, हमारे शेयर्स हमें रिलीज करने हैं, उसके बिहाफ पे हमें कस्टमर से, पब्लिक से हमें पैसा जनरेट करना है, वी वांट टू एक्सपांड एज वेल। ओके, तो सेबी उनके फंडामेंटल्स देखती है और कंपनी, सॉरी, सेबी जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी को लिस्ट कर देती है। और लिस्टिंग मतलब क्या है, देखिए रिलायंस के शेयर्स अभी मार्केट में है, राइट, तो रिलायंस इट इज़ अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। विप्रो के शेयर से, एज यू नो, राइट, एप्पल के शेयर से, राइट, फेसबुक के शेयर से, तो ये सारे कंपनीज जो है, फेसबुक एंड एप्पल ऑब्वियसली नॉट इन इंडिया, इन यूएस मार्केट एंड अदर मार्केट्स, लेकिन रिलायंस विप्रो इंडिया में है, राइट, तो ऐसा रहता है कि सेबी ये शेयर जो है वो रिलीज करती है। अब आप डायरेक्टली से किसी भी कंपनी के शेयर जो है वो डायरेक्टली सेबी के पास जाके आप खरीदी करके नहीं ले सकते।
ओके, तो उसके लिए क्या रहता है, आपके पास एक ब्रोकर का अकाउंट रहना पड़ता है। अब ब्रोकर क्या है, ब्रोकर इट इज अ मिडल मैन इन बिटवीन द सेबी एंड द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ओके, तो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अगर कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर शेयर्स को बाय करते थे ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर के नाम आपको पता होगा, जीरोदा एक ब्रोकर है, इंडिया का लीडिंग ब्रोकर है, राइट, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, अलाइज ब्लू है, तो ये सारी आईआईएफएल है, मोतीलाल ओसवाल है, राइट। तो ये सारे ब्रोकर जो होते हैं उनका अकाउंट सेबी के पास रहता है। हमारा अकाउंट, ट्रेडर्स का अकाउंट, इन्वेस्टर्स का अकाउंट ब्रोकर्स के पास रहता है, ब्रोकर एक मिडल मैन है, राइट। और हम ब्रोकर के थ्रू किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है स्टॉक मार्केट का। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब नेक्स्ट वन हम आगे क्या देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स कौन से हैं, देखने के बाद स्टॉक मार्केट में कौन से दो टाइप्स आते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, एज यू कैन सी ओवर हियर। अब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड, आईपीओज यहाँ पे जनरेट होते हैं। ओके, आईपीओज रिलीज होते हैं। अब आईपीओज का मतलब क्या है, आईपीओ का मतलब है इनिशियल सॉरी INITIAL, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब क्या कि फर्स्ट टाइम जो कोई भी कंपनी खुद के शेयर्स जब रिलीज करती है मार्केट में, तो उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। ओके, तो ये होता है प्राइमरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है, फिर जब कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी का स्टॉक शेयर जब आता है मार्केट में, उसके बाद जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, जो हेज फंड्स है, तो वो क्या करते हैं गाइस, वो इन शेयर्स को बेचते हैं, खरीदी करते हैं। ओके, खरीदी बिक वाली होती है यहाँ पे, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। शेयर्स गेट ट्रेडेड बाय जनरल पब्लिक एंड दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी मार्केट। ओके, इसके साथ ही थर्ड वन इज कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए, इक्विटी होती है। इक्विटी मतलब जैसे हमने देखा कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर जो होता है वो जब लिस्ट होता है यहाँ पे, तो वो इक्विटी का होता है। मतलब लेट्स से रिलायंस का शेयर जो है, वो एक शेयर का प्राइस 2000 रुपीज़ है। अभी 2000 तो नहीं है, अभी ज़्यादा ही है, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राउंड ऑफ फिगर 2000 रुपीज़ है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको रिलायंस में इक्विटी में, मतलब एक शेयर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और आप उसका एक शेयर जो है वो ओन करते हैं। मतलब एक और शेयर ओन करना मतलब यू हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस एंड यू आर पार्शियल ओनर ऑफ दैट रिलायंस कंपनी। ओके, तो जो अनिल अंबानी है, सॉरी मुकेश अंबानी है, तो वो क्या करेंगे, ये जो भी काम करेंगे तो यू विल गेट बेनिफिटेड थ्रू दैट। ओके, बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं हम आगे देखेंगे, नो वरीज। अब ये है प्राइम इक्विटी का मार्केट। ओके, इसके साथ ही डेरिवेटिव्स का मार्केट भी आता है, एक अनदर मार्केट डेरिवेटिव्स। उसमें डेरिवेटिव्स में दो पॉइंट्स है, एक है फ्यूचर्स एंड एक है ऑप्शंस, राइट। अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, ये सबसे पहले हम ये पॉइंट देखेंगे, डेरिवेटिव्स होता क्या है। इक्विटी देखा हमने कि जितना भी कुछ शेयर्स है वो पहले इक्विटी मार्केट में आते हैं, उसके बाद वो डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं। ओके, अब डेरिवेटिव्स है क्या, एग्जांपल देता हूँ, देखिए, डेरिवेटिव्स का मतलब है इसकी वैल्यू जो है खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू डिराइव करते हैं मतलब दूसरे किसी से वैल्यू उधार लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। इसका कुछ खुद का वैल्यू नहीं है। ओके, ये वैल्यू डिराइव करता है इक्विटी मार्केट से। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ कि 500 रुपीज की नोट लेना। ओके, अब ये 500 रुपीज की नोट जो है ये क्या है, ये तो पेपर है, राइट। तो ये पेपर को 500 रुपीज का वैल्यू क्यों है, वाई, बिकॉज उसके पीछे रीजन है, उसके ऊपर साइन रहती है गवर्नर की, राइट। और वहाँ पे लिखा होता है, देखिए, दैट आई गिव
प्रॉमिस टू दिस पर्टिकुलर बेरर टू स्पेंड दिस 500 रुपीज़, तो वो गवर्नर का साइन होता है और वो वचन देता है हमको, गवर्नर, कि मैं ये 500 रुपये स्पेंड करने का आपको वचन देता हूँ। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे तो ये पर्टिकुलर पेपर का वैल्यू जो होगा 500 रुपीज़ का वैल्यू आप डिराइव कर सकते हो वहाँ से। तो ये डेरिवेटिव है। ओके, तो डेरिवेटिव में क्या देखा हमने कि इसका पर्टिकुलर खुद का कोई वैल्यू नहीं रहता, वो डिराइव करके लेता है वैल्यू दूसरे से। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स हमारे, तो ये कॉइन्स के ऊपर गवर्नर का साइन नहीं रहता, राइट, फिर भी उनकी वैल्यू है। उसके पीछे रीज़न है गाइस कि कॉइन का ना, वो कॉइन मेटल से बने होते हैं, राइट, और हम मेटल प्रिंट नहीं कर सकते, वो अर्थ से हमें मिलता है। एज इट इज़ नॉट गेटिंग प्रिंटेड, उनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट। हम पेपर तो तैयार कर सकते हैं, बहुत सारा पेपर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेटल प्रिंट नहीं कर सकते, मेटल तैयार नहीं कर सकते। तो इसका कुछ इंट्रिंसिक खुद का वैल्यू है। अगर ये 1 रुपये का कॉइन है तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 1 रुपये से कम होगा, मतलब लेट से 80 पैसे होगा, राइट, तब जाके उसको 1 रुपये की वैल्यू मिली है, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये खुद का एक मेटल का एक वैल्यू रहता है, इसीलिए उसके ऊपर गवर्नर का साइन नहीं रहता है। ओके, तो ये डेरिवेटिव्स आपको समझ में आया कि इसकी कुछ खुद की कुछ वैल्यू नहीं है, इसने वैल्यू डिराइव करके ली है दूसरे किसी से। ओके, अब डेरिवेटिव्स के दो पार्ट्स बताया मैंने, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ओके, तो ये फ्यूचर्स क्या है और ऑप्शंस क्या है ये हम देखेंगे गाइस। अब फ्यूचर्स क्या है, तो ये फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ओके, अब ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, अब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ पार्टीज रहेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। ओके, पार्टी वन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो एटलीस्ट दो पार्टीज चाहिए। ओके, और पार्टी टू, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहता है कि दोनों भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो सके। हम एग्जाम्पल भी लेंगे। ओके, फ्यूचर्स क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है दो पार्टीज के बीच में ताकि दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो सके। एग्जाम्पल लेता हूं, अभी देखिए, एक किसान है, फार्मर, और उस फार्मर ने इस साल का जो क्रॉप लिया है वो आलू लिया है, पोटैटोज। ओके, और ये फार्मर जो है अभी ये आलू सेल करने के लिए देख रहा है। अभी इसका क्रॉप आया नहीं है, 1 महीने के बाद आएगा क्रॉप इसका, लेकिन ये अभी देख रहा है कि वैल्यू कितनी है इस पर्टिकुलर क्रॉप की, मार्केट में वैल्यू कितनी है। तो अभी इसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपये पर केजी है आलू की। ओके, और इसको ये डर है फार्मर को कि 1 महीने के बाद मुझे तो आलू बेचने हैं, लेकिन अगर तब जाके ये वैल्यू 5 रुपये पर केजी रही तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, राइट, 1 महीने के बाद। और ये फार्मर की साइड हो गई, राइट। और दूसरी साइड में एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट। वो एमएनसी क्या करती है, पोटैटो चिप्स बनाती है। ओके, वो क्या करती है, फार्मर से डायरेक्टली पोटैटोज उठाती है, आलू उठाती है और मार्केट में पोटैटो चिप्स रिलीज कर देती है। और पिछले साल क्या हुआ था एमएनसी में, उनको उनके पास डेटा है, एमएनसी में पिछले साल क्या हुआ था कि बहुत बारिश हुई थी और आलू की फसल ज़्यादा नहीं हुई थी, इसलिए आलू का प्राइस बढ़ गया था और पिछले साल इस एमएनसी को 20 रुपीज़ पर केजी के भाव से आलू खरीदी करना पड़ा और बहुत नुकसान हो गया कंपनी का, राइट। तो एमएनसी क्या चाहती है कि अभी तो फिलहाल मार्केट में कितना वैल्यू चल रहा है, प्राइस कितना चल रहा है, 10 रुपये का। अगर खुदा ना खास्ता कल जाके ये दिक्कत आ जाए कि 20 रुपीज़ मार्केट में वैल्यू हो जाए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अभी कितना भाव है, 10 रुपये का, तो वो क्या करती हैं, 10 रुपये पर केजी कंपनी क्या करती हैं कि ऐसे फार्मर्स ढूंढती है जिनको खुद का आलू बेचना है अभी 10 रुपये पर केजी के भाव से, कोई दिक्कत नहीं।
तो फार्मर और एमएनसी क्या करती है, एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि फार्मर को तो ये दिक्कत है कि 5 रुपये पर केजी ना हो जाए भाव, क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ही नहीं निकलेगा। और एमएनसी को क्या दिक्कत है कि 20 रुपीज़ पर केजी ना हो जाए। तो ये दोनों फार्मर और एमएनसी एक दूसरे को मिल के एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और दोनों बोलते हैं कि एक महीने के, फार्मर क्या बोलता है कि 1 महीने के बाद मैं मेरा आलू आपको बेच दूंगा 10 रुपये के भाव पे, तब कोई भी भाव हो जाए आलू का, भले 2 रुपये किलो हो जाए भाव, लेकिन आप मुझसे 10 रुपये किलो से ही आलू लेंगे। एमएनसी बोलती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एमएनसी का भी कॉस्टिंग बचा जा रहा है, 20 रुपये अगर हो गया तो। और यहाँ पे उन्हें अफोर्डेबल है एमएनसी को खुद का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो पोटैटो चिप्स यहाँ पे बनाने के लिए 10 रुपये पर केजी ये पर्टिकुलर भाव से लेके पोटैटो खरीदी कर लेते हैं। 1 महीने के बाद डिलीवरी है, तो ये दोनों के दोनों पार्टीज यहाँ पे बेनिफिट हो गए। दोनों पार्टीज को उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इसको, और ये एज इन ये पर्टिकुलर जो ट्रेड रहेगा ये फ्यूचर में रहेगा ना, 1 महीने के बाद रहेगा ना, तो इसीलिए ये फ्यूचर्स कहा जाता है इसे। ओके, फ्यूचर्स इज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इट बीन बिटवीन टू पार्टीज। ओके, अब डेरिवेटिव्स में खाली फ्यूचर्स रहता है क्या? नहीं, डेरिवेटिव्स में और भी पॉइंट्स है, जैसे कि फॉरवर्ड्स रहते हैं डेरिवेटिव्स में। ये फॉरवर्ड का रहेगा। ओके, फॉरवर्ड, ये एग्जांपल अभी आपको मैंने दिया, ये फॉरवर्ड का है। हमारे इंडियन मार्केट में फॉरवर्ड्स नहीं है, यूएस मार्केट्स में है। फॉरवर्ड रहता है, इसके साथ ही ये फ्यूचर्स रहता है सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑप्शंस रहता है, और फोर्थ पार्ट रहता है स्वैप्स। ओके, तो ये फॉरवर्ड का एग्जांपल हो गया, लेकिन इसमें कोई रेगुलेटर नहीं है, राइट। तो जब रेगुलेटर का एंट्री इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है, सेबी का एंट्री जब इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है, तब ये बन जाता है फ्यूचर्स। नो मैटर व्हाट, उस पर्टिकुलर किसान को आलू बेचना ही पड़ेगा, 20 रुपए भी हो जाए, उसको 10 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, फिर भी एमएनसी को ही बेचना पड़ेगा, और वो एमएनसी को उसी से खरीदना पड़ेगा, 2 रुपए ही क्यों ना उसका भाव हो जाए पर केजी। ओके, तो ये रेगुलेटर जो है सेबी, ये वॉचडॉग है, तो ये इसकी जब एंट्री हो जाती है ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, तो डेरिवेटिव्स हमें समझ में आए, फ्यूचर्स हमें समझ में आए। फ्यूचर्स का और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, देखिए अब ये मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दिया। ओके, फ्यूचर्स का और एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि लेट्स से आप गोल्ड खरीदी करने के लिए जा रहे हो। ओके, अब ये गोल्ड जो है वो लेट्स से 10 ग्राम का गोल्ड है, और इसकी वैल्यू अभी है 50,000 रुपीज़। 10 ग्राम का गोल्ड 50,000 रुपीज़ वैल्यू। ओके, और अब आपको अभी आपके पास तो पैसा नहीं है, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे 1 महीने के बाद डिलीवरी लेनी है गोल्ड की, ओके, तो आपके पास तो अभी 50,000 रुपीज़ नहीं है, आपके पास तो 10,000 रुपीज़ है। तो आप क्या करते हैं, उस गोल्ड स्मिथ को, शॉपकीपर को बोलते हैं कि मेरा जो गोल्ड है मैं 1 महीने के बाद डिलीवरी ले लूँगा, लेकिन हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 1 महीने के बाद तुम मुझे 50,000 रुपीज़, ओके ओके, तो आपके पास तो अभी 50,000 रुपीज़ नहीं है, लेकिन आपको गोल्ड तो खरीदी करना है, और आपको लग रहा है कि कल अगर जाके उसका भाव बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उस गोल्ड स्मिथ को 10,000 रुपीज़ का टोकन अमाउंट देते हैं। ओके, और उसको बोलते हैं कि मेरा 10 ग्राम गोल्ड जो है मैं 1 महीने के बाद ये लेके जाऊंगा तुमसे 50,000 रुपीज़ के भाव में। नो मैटर व्हाट, तब भाव कितना होगा, 40,000 रहेगा तो भी 50,000 के भाव में लेके जाऊंगा, और 60,000 रहेगा भाव तो भी 50,000 रुपीज़ में ही लेके जाऊंगा। ये आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये गोल्ड स्मिथ भी क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर उसको लगा कि 40,000 रुपीज़ भाव हो गया 1 महीने के बाद, तो मेरा तो 10,000 रुपये का फायदा हो जाएगा यहाँ पे। और आपको ये डर है कि अगर भाव 60,000 रुपीज़ हो गया तो, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे आप दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और आप एक टोकन अमाउंट देते हैं कि 10,000 रुपीज़ ले लो अभी, मैं 1 महीने के बाद डिलीवरी ले लूँगा। अब देखिए 1 महीने के बाद सिचुएशन क्या हो सकती है, दो सिचुएशंस हो सकती है यहाँ पे।
ये पहली जो सिचुएशन है इसमें 40,000 रुपीज़ का भाव हो गया और यहाँ पे 60,000 रुपीज़ का भाव हो गया, राइट। दोनों में से एक हो सकता है, राइट, या उतना ही रह सकता है। उतना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 40,000 रुपीज़ रह गया तो इसमें आपको दो ऑप्शंस रहते, दो चॉइसेस रहते हैं यहाँ पे कि आपको लगा कि और भाव इसका नीचे गिर सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप इस गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी नहीं लेंगे। फिजिकल डिलीवरी नहीं, मुझे नहीं चाहिए गोल्ड अभी, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, फिजिकल डिलीवरी नहीं लेंगे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है यहाँ पे आगे जाके, यू हैव टू लॉस। आपने 10,000 रुपीज़ वहाँ पे दिया था, आपने फिजिकल डिलीवरी नहीं उठाया, आपका कॉन्ट्रैक्ट का डेट खत्म हो गया और यू हैव मेड लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़, राइट। तो आपका यहाँ पे 100% लॉस हो गया। जितना आपने इन्वेस्ट किया था उतना आपने खो दिया। अब यहाँ पे देखो 60,000 रुपीज़ का गोल्ड हो गया, तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस है। इधर आपको और 40,000 रुपीज़ दे के फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं आप गोल्ड की, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, राइट। अब 40,000 रुपीज़ क्यों दिए हैं, देने हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड का प्राइस जो है 50,000 रुपीज़ है। आपने 10,000 रुपीज़ ऑलरेडी पहले दे दिए हैं और यहाँ पे अब आपको 40,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो टोटल 50,000 रुपीज़, ये 40,000 और ये 10,000, ये दोनों देके 50,000 रुपीज़ देके आप 60,000 रुपीज़ का गोल्ड फिजिकल डिलीवरी उठा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने फिजिकल डिलीवरी उठा दी तो आपको यहाँ पे 20% का मुनाफा होता है। क्यों मुनाफा होता है, क्योंकि आपने 10,000 रुपीज़ पहले दिए थे और आपको 60,000 रुपीज़ का गोल्ड 50,000 रुपीज़ पे करने के बाद मिला, तो 20% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए तो भी चलेगा, राइट। तो आप क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि 60,000 रुपीज़ अभी गोल्ड का प्राइस है, तो तू मुझे 10,000 रुपीज़ दे दे और मैं फिजिकल डिलीवरी नहीं उठाऊंगा, राइट। क्योंकि 50,000 रुपीज़ अभी गोल्ड की प्राइस है, पहले थी, अभी हो गई 60,000 रुपीज़। तो आप उस गोल्ड स्मिथ से ये ऊपर के जो 10,000 रुपीज़ है वो मांग लेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10,000, आपने 40,000 रुपीज़ नहीं दिए थे तब एक्स्ट्रा वाले, 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पे आपको मिल गए एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़। तो यहाँ का आपका जो प्रॉफिट है वो 100% हो गया। यहाँ पे 100% लॉस हो गया था, आपने आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट कर दिया था और यहाँ पे आपको 100% का प्रॉफिट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा है, दिस इज रियल एग्जाम्पल ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग स्पीकिंग फ्यूचर्स, ओके। ऑप्शंस का भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कौन से ऑप्शंस होते हैं, कैसे ऑप्शंस होते हैं, आगे जाके देखेंगे। तो डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस फ्यूचर्स में कोई दिक्कत रहेगी तो एक बार फिर से एक बार देख लेना। मैं बहुत स्क्रूड वे में जा रहा हूँ, बहुत बेसिक में जा रहा हूँ। डेरिवेटिव्स की कोई खुद की कोई वैल्यू नहीं रहती गाइस, वो वैल्यू डिराइव करता है दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट से। यहाँ पे इक्विटी है, मतलब यहाँ पे स्पॉट भी कहा जाता है इसको, ओके। और डेरिवेटिव्स की वैल्यू जो होती है किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डिराइव होती है। एक अंडरलाइंग असेट भी कहा जाता है उसे, अंडरलाइंग असेट मतलब स्टॉक, ओके। और यहाँ पे फ्यूचर्स जो है वो हमने देखा कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन टू पार्टीज, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ऑप्शंस क्या है, वो ऑप्शंस तो हमें देखना ही देखना है, ओके। डेरिवेटिव्स मार्केट देखा हमने, ये देखिए फॉरवर्ड्स देखा, फ्यूचर्स मैंने आपको बताया, ऑप्शंस बताया, सॉरी ऑप्शंस बताने वाला हूँ। ये सारी सीरीज जो होगी ऑप्शंस के बारे में होगी, स्वैप्स भी वैसे ही है। फ्यूचर्स के बारे में हमने अभी देख लिया है। अब इक्विटी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स मार्केट हमने जो देखा, उन दोनों के डिफरेंसेस क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए इक्विटी मार्केट में आप क्या करते हैं, होल्डिंग ऑफ एक्चुअल शेयर्स ऑफ कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलायंस के शेयर्स आप होल्ड करते हैं, 2,000 रुपये दे के एक शेयर आप खरीदी करके लेते हैं, एक्चुअल शेयर्स आप होल्ड करते हैं। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यू कैन ट्रेड प्राइस चेंज ऑफ अंडरलाइंग असेट। जैसे गोल्ड का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, प्राइस खाली चेंज हो गई, आपने गोल्ड फिजिकली अक्वायर तो नहीं किया,
लेकिन अगर गोल्ड का प्राइस 40,000 रुपीज हो गया तो यू हैव बुक्ड योर लॉसेस, अगर गोल्ड का प्राइस 60,000 रुपीज हो गया यू हैव बुक्ड योर प्रॉफिट, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, प्राइस चेंज जो हो रहा है अंडरलाइंग असेट का, अंडरलाइंग असेट यहाँ पे क्या है गाइस, गोल्ड। गोल्ड इज एन अंडरलाइंग असेट, जैसे मैंने आपको बताया। इक्विटी उसकी कुछ वर्थ है, खुद की गोल्ड की वर्थ है, लेकिन आपने गोल्ड को फिजिकली एक्वायर किया क्या, नहीं। गोल्ड के प्राइस में जो चेंजेस हो रहे थे वो चेंजेस आपने खाली ट्रेड किए और आपका प्रॉफिट बनाया, आपका लॉस बनाया। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, इसके साथ ही नेक्स्ट वन इज लाइक यू गेट वोटिंग राइट्स इन इक्विटी मार्केट। अगर आप डिविडेंड्स आपको मिलते हैं, अगर आपने लेट्स से आईटीसी का शेयर जो है, आईटीसी कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स कंसिस्टेंट बेसिस पे उसने डिलीवर किए हैं, तो आपको अगर आईटीसी के शेयर्स आप ओन करते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। ओके, और आपको डिविडेंड्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव्स मार्केट में अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई भी राइट्स आपको नहीं मिलते गाइस, बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही आप डिविडेंड से बेनिफिट पा सकते हैं, बोनस भी कंपनी इशू करती है, और प्राइस में अप्रिसिएशन, जो प्राइस जो बढ़ता है मार्केट में, इन तीनों वेज से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए आप खाली प्राइस अप्रिशिएशन भी ही पैसा कमाते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको डिविडेंड्स नहीं मिलते, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई आप बेयर कर रहे हो आपको बोनसेस नहीं मिलते हैं, खाली आपको प्राइस ट्रेड करना पड़ता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए ओनली शेयर्स प्रेजेंट इन योर डीमैट अकाउंट कैन गेट सोल्ड। ओके, अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीद करके ले लिया है डिलीवरी में तो वही शेयर खाली आप बेच सकते हैं। हाँ, इंट्राडे में हो सकता है, ये शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में अभी पॉसिबल है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। आई विल गेट इनटू दैट आल्सो इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। ओके, और यहाँ पे देखिए आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं डिलीवरी में। ओके, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में आप शॉर्ट सेलिंग भी करके आपकी पोजीशन ले जा सकते हैं एक दिन से ज़्यादा, उसको बोलते हैं डिलीवरी। और इंट्राडे मतलब आज ही खरीदना आज ही बेचना, आज ही बेचना आज ही खरीदना। शॉर्ट सेलिंग है क्या है वो भी हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए आप एक शेयर मिनिमम बाय कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में, लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक प्री डिफाइंड लॉट्स में बाय करना पड़ता है। जैसे कि अगर निफ्टी का अगर आप लॉट देखेंगे तो निफ्टी का लॉट 50 शेयर्स का एक लॉट रहता है, 50 शेयर्स का। और बैंक निफ्टी का अगर एक लॉट देखेंगे आप तो 25 शेयर्स का, कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक लॉट जो रहता है 25 शेयर्स का रहता है। तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें या ऑप्शंस में ट्रेड करें, आपको प्री डिफाइंड लॉट्स में ही आपको उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना पड़ता है। ओके, लास्ट वन बट नॉट लीस्ट वन, कोई भी शेयर आप बाय कर सकते हैं। ओके, इक्विटी मार्केट में और डेरिवेटिव्स मार्केट में जो सेबी ने शेयर्स अवेलेबल करके दे दिए हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए, वही हम बाय और सेल कर सकते हैं, और वो भी खाली लॉट्स में, सिंगल नहीं। ओके, ऐसे क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या करती है, उनका मार्केट कैप जो रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता, उनके शेयर्स में लिक्विडिटी जो रहती है, मतलब बायर्स और सेलर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर शेयर्स को सेबी डेरिवेटिव्स मार्केट में रिलीज नहीं करती है, वो इक्विटी मार्केट में ही रखती है। ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं देखने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे हम गाइस कि पर्पस क्या है डेरिवेटिव्स मार्केट का। मेन 3 पर्पस है। देखिए मेन पर्पस तो जो है डेरिवेटिव्स मार्केट का वो हेजिंग के लिए बना गया था डेरिवेटिव्स मार्केट। हेजिंग मतलब क्या, फेंस। ओके, फेंस का मतलब क्या है, कुंपन। अब मराठी में कुंपन बोलते हैं, हिंदी में क्या पता, मुझे पता नहीं है, मैं मराठी हूँ आई डोंट नो, मतलब ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स पता नहीं है मुझे। फेंस मतलब आपके घर को आप फोर्टिफिकेशन करते हैं, ओके, फेंसिंग करते हैं, तो आपके जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है मार्केट में उनको हेज करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ प्रोटेक्ट ये अच्छा वर्ड है इंग्लिश का, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव्स मार्केट को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, आर्बिट्रेज भी कर सकते हैं। आर्बिट्रेज मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 2 एक्सचेंजेज है हमारे, जस्ट गिव मी अ मिनट, BSE और MSE, 2 एक्सचेंजेज है। भाई एक्सचेंज क्या रहता है,
BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जो भी कोई कंपनी के शेयर्स रहते हैं, ये शेयर्स इन दोनों में से किसी एक पे या फिर दोनों भी एक्सचेंजेस में अलो रह सकते हैं। मतलब ये दिस इज शॉप, ओके, यहां से आप शॉप करते हैं, राइट। शेयर्स आपको यहाँ से शॉपिंग करने पड़ते हैं, ऑलराइट। तो ये शेयर्स जो है BSE पे या NSE पे लिस्टेड रहते हैं। और कभी कभार क्या होता है गाइस, मैं ये बता क्यों रहा हूँ, ये देखिए मेन पॉइंट देखिए। BSE में ना किसी शेयर का प्राइस होता है लेट से 50 रुपीज, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और NSE में उसी शेयर का प्राइस होता है 50 रुपीज 75 पैसे, राइट। तो देखिए यहाँ पे ना आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी है। मतलब BSE से वो शेयर खरीदी कर लेना 50 रुपये में, और वो NSE में आके 50 रुपये 75 पैसे को बेच देना। तो वो 75 पैसे का ऊपर का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ये पहले बहुत होता था, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेजिंग, ओके। ये पहले बहुत होता था क्योंकि इस पर्टिकुलर BSE और NSE में जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत था। अभी वो नहीं है क्योंकि सारा ऑटोमेशन हो गया है। एक 2-4 पैसे का डिफरेंस रहता है, अगर वो भी यहाँ पे जाके हम आर्बिट्राज कर दे, यहाँ से खरीद करके यहाँ पे बेच ले, तो ब्रोकरेज में, टैक्सेस में इतना पैसा चला जाता है कि हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो आर्बिट्रेज अभी बहुत कम होता है, ओके। और तीसरा एक है स्पेकुलेशन, कि जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, देखिए गोल्ड का, राइट। तो गोल्ड की प्राइस के ऊपर हमने स्पेकुलेट किया कि आगे जाके अगर 60,000 रुपीज़ हो गई तो, 55,000 रुपीज़ हो गई तो ज़्यादातर जो मार्केट का ट्रेडिंग जो है वो स्पेकुलेशन पे ही चलता है। आर्बिट्राज तो ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। हेजिंग होता है, हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेकुलेशन के ऊपर ही हम यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हमारी पोजीशन जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम रोल आउट भी कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्पज ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। और हम इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में खाली ऑप्शंस देखेंगे गाइस, ओके। क्योंकि ये सीरीज जो है वो ऑप्शन से ही बनी हुई है, ओके। फ्यूचर्स का भी एक अलग सीरीज लाऊंगा मैं, और इक्विटी का भी, ओके, अलग सीरीज लाऊंगा। ये ऑप्शंस में इंट्राडे और डिलीवरी दोनों हम देखेंगे। ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग देखेंगे, ऑप्शंस बाइंग देखेंगे, दोनों हम देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक बार मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।